अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CPDI तंजीम के ज़ेर तमाम पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत हाल पर एक सेमिनार मकामी होटल में हुआ, जिससे वकला बरदरी, मुंतखब नुमाइंदों, मुख्तलिफ़ तंजीमों के अहदेदारों, अंजुमन ताजरान के सदर ने ख़ताब किया। ये बहुत तवील सेमिनार हुआ है, लेकिन इसकी मुख्तसर वीडियो अपने नाज़रीन को दिखाऊँगा। मुख्तसर जो मुकर्रीन ने ख़ताब किया उसके कुछ हिस्से दिखाऊँगा कि इन्होंने इस मौका पर क्या ख़ताब किया है और क्या तजावीज़ दी हैं। जी, वो ये था कि जो बजट दस्तावेज़ात हैं, ये पार्लियामेंट जो हमारे कानून साज हैं उनको बजट प्रेजेंट होने से कितना अरसा पहले उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो तकरीबन 5 बजट यानी चारों सूबों में और हमारा जो वफाक है उनको 1 मंथ से भी कम टाइम मिलता है ये बजट पढ़ने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कि अगर हम फेडरल से लेकर प्रोविंस तक और प्रोविंस से लेकर हम लोकल गवर्नमेंट तक आएँ तो मेरा ख्याल है मुझे या पब्लिक के किसी बंदे को कोई पता नहीं होता कि फेडरल बजट जो है वो कौन तैयार कर रहा है, जो फेडरल बजट तैयार कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और जो फेडरल बजट उसने 1 साल तैयार किया है उसका ओवरऑल इम्पेक्ट इस नेशन पर, इस मुल्क पर और इस मुल्क के रहने वालों पर क्या पड़ा है। सिमिलर इज़ द केस विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स पर आएँ तो लोकल गवर्नमेंट्स में 2 सूरत हाल होती हैं। एक वो सूरत हाल है जब लोकल गवर्नमेंट बतौर इदारा मौजूद है, बतौर इलेक्टेड इदारा मौजूद है उस पीरियड में, और एक वो पीरियड जिसमें वो लोकल गवर्नमेंट बतौर इलेक्टेड इदारा मौजूद नहीं है। जब इलेक्टेड इदारा मौजूद है तो फिर चलें किसी सूरत में कुछ ज़िला कौंसिल में कहीं पर बजट पेश हो जाता है, कहीं पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या म्यूनसिपल कमेटी में बजट पेश हो जाता है, तो 2 बातें उस पर हो जाती हैं। एक दिन डिस्कशन हो जाती है, आपने ये एनालिसिस किया कि कितने दिन डिस्कशन वहाँ पर होती है, कितने दिन डिस्कशन वहाँ पर होती है। बजट तैयार कौन कर रहा है, उस बजट की जो कंजम्पशन है वो कौन कर रहा है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम से कम आपने इस पर एक डिस्कशन का आगाज़ किया। ये इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्कशन है, तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने इसे आगाज़ किया इसका। तो मैं समझता हूँ कि आया इस बजट की कंजम्पशन किस तरह से हो रही है, और आया उस कंजम्पशन में फिर आगे क्या क्या मामलात हैं, और उस बजट की कंजम्पशन की वैल्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही, कि वो बजट किस तरह कंज्यूम हो रहा है, वो बजट किस तरह खर्च हो रहा है, उसकी भी कोई वैल्यूएशन इस मुल्क में मेरा ख्याल है वो तो न फेडरल लेवल पर है, न प्रोविंशियल लेवल पर है, और लोकल लेवल पर जो लोकल कौंसिल लेवल पर है वो तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई मुल्क अपनी आज़ादाना पॉलिसी मुरतब करे तो फिर उसका बजट भी लोगों के मफाद के लिए होगा। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जो नज़र आ रहा है, पहले तो होता था कि साल में एक बजट जिसमें सारे तखमीने होते थे कि कितने खराजात होंगे, कितनी आमदन होगी, कितनी सूबों को दिया जाएगा, कितना फ़लाँ मद में, कितना फ़लाँ मद में। फिर वो एक बजट होता था, उसके मुताबिक ताजर हज़रात भी और बाकी माशी एतबार से जिन लोगों की किसी किस्म की दिलचस्पी, उसके मुताबिक वो अपना टाइम टेबल या अपना जो भी उनका था वो उसको मुरतब करते थे। अब जब आपकी पॉलिसियाँ ही कोई गैर मुल्क या कोई और अदारे करें तो फिर आज़ादाना बजट कैसे बनेगा। IMF के हवाले से पूरा बजट अब जो बनने वाला है या जो उनकी शराइत है उसमें उन्होंने हमको माशी तौर पर इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया है। कैसे पता चलता है कि हम दुनिया में किसी की कॉलोनी बन गए, और वो मुल्क जो माशी तौर पर आज़ाद ना हो या दूसरों की डिक्टेशन पर चलें तो फिर वो उनसे मैं किसी खैर की तवक्को ही नहीं रखता हूँ। आप देखें कि मईशत एक ऐसी चीज़ है कि रशिया जैसी कितनी बड़ी ताकत थी, उनके पास असलों के ढेर लगे हुए थे, उनके पास एटॉमिक बम की तादाद का ही कोई पता, टैंक, फौज, ये वो। लेकिन जब मईशत कमज़ोर हुई तो वो मुल्क कितनी आप देखें कि तकसीम हो गया, उनकी जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई। उसकी मेन वजह ये थी
कि उनकी कोई मीशी पॉलिसी नहीं थी, मीशत पर उनकी नज़र ही नहीं थी। और उसके बाद जो कुछ उन्हें, यानी वो एक अमेरिका के मुकाबले में एक पावर थे। अब देख लें कि मीशी एतबार से अब चाइना ऊपर रहा है, वो इसलिए कि वो अपने फैसले खुद करते हैं। आज दुनिया में तजारत पर अगर चाइना का है तो अमेरिका जैसी कुव्वत भी उनसे खौफजदा है। इसलिए नहीं कि वो ताकत में ज़्यादा है, इसलिए कि मईशी तौर पर वो बहुत मजबूत है। तो हमारा तो सारा करता धरता और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इतनी बड़ी टैक्सेशन, इतनी बड़ा पर टैक्स आयद होने वाले, एक तो जो आपको छूट थी इनकम टैक्स में या बाकी टैक्सेस में, वो उन्होंने कहा कि विड्रॉ करें, जिसके लिए वो मनी बजट आ रहा है जो अभी ज़ेर गौर है। और फिर उन्होंने वो तो अलग, यानी जो को आपके हासिल था आपको एक किस्म की छूट दी जाए, वो ख़त्म की जाए। वो तकरीबन 3.5 अरब से पता नहीं कितने। अब दूसरे जो हैं उतने ही आप टैक्स भी लगाएं, यानी उन्होंने जो 7 का वो अरब का या वो उसका फिगर दिया था, उसमें 350 तो टैक्सों में छूट और मज़ीद जो टैक्स लगाने हैं वो शायद तारीख इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। ये जो आपका जो स्टेट बैंक है उसको उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर, यानी वो आपके मुल्क के अंदर एक और स्टेट क्रिएट हो रही और उसकी डिक्टेशन जो होगी वो IMF के थ्रू होगी। और उस पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसकी वजह से मिस्र के अंदर पूरी उनकी इकॉनमी बैठ गई है। मैं हैरान हूँ कि हमारे फैसले कौन लोग कर रहे हैं। हमें सब मिलकर सोचना होगा। ये टैक्स गवर्नमेंट के अदारों से नहीं है, मराहत में इजाफा हो रहा है, उनकी मराहत तनख्वाहों में, जजेस की तनख्वाहों में, जर्नलों की तनख्वाहों में, कोर्ट्स की तनख्वाहों में। डिलीवरी जो है वो ज़ीरो है। अब स्टेट बैंक जो है वो जो चाहेगा करेगा, उसको कोई पार्लियामेंट नहीं चेक कर सकती, कोई और अदारा चेक नहीं कर सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस नहीं ले सकती। यानी वो शख्स जो मर्जी है करता रहे। उसने अपने लिए डिप्टी का भी चुनाव उसने करना है। ये क्या हो रहा है? ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर मीशतदान, माशी एतबार से जिन लोगों की कोई गिरफ्त है वो टीवी पर आकर रोते हैं। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम दिवालिया हो चुके। आप अंदाज़ा लगाएं, आप ज़्यादा बेहतर, डॉलर की कीमत पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल है ही नहीं। कोई सोचता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ये सोचने का वक्त है, गौर करने का वक्त है, फिक्र करने का वक्त है। और इस जो IMF की ग़ुलामी है उससे बाहर निकलने का इन्होंने इतनी कड़ी शराइत, इतनी भूंडी शराइत, मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत के साथ इन्होंने सौदा किया है। तो अब हम सब लोगों को मिलकर सोचना है, इसमें सियासतदानों को भी सोचना है, इसमें एक्स पार्लियामेंट के मेंबरों को भी सोचना है, इसमें मईशतदानों को भी सोचना है। तो तब जाकर हमारी मईशत किसी ट्रैक पर चलेगी, वरना खुदा हाफिज़ है। अभी हमारे दरमियान चेयरमैन बल्दिया जनाब नासिर महमूद शेख साहब, मेजर असगर साहब, मियाँ शाहनवाज शानी साहब, शेख ज़हूरुल्लाही साहब, जारा भाई, अदनान सदीकी साहब और दीगर अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन तमाम का मशकूर हूँ। आज क्योंकि बार के हवाले से कोई एक उनकी सरगर्मी है, तो आपकी इजाज़त से राना अफसर अली साहब अगर थोड़ा सा इज़हार ख्याल कर लें तो फिर आपका भी वक्त कीमती है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो मैं साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब राना अफसर अली खान साहब से गुजारिश करूँगा कि इज़हार ख्याल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट सिर्फ हिंसों का, अल्फाज का गोरख धंधा है। इसके अलावा इसकी अहमियत कम से कम आवाम की हद तक कोई नहीं है। हमारे MNA MPA जो नुमाइंदे हैं, हत्ता कि उनको भी अगर आप बिठा कर पूछ लेना कि ये बजट क्या है, वो नहीं बता सकते,
क्योंकि उनकी मौजूदगी में ना बना है, ना उनकी मशावरत शामिल है, ना कुछ है। ये सिर्फ चंद एक ब्यूरोक्रेट और चंद एक वो बड़े बड़े जो मुआशरतदान हैं उनको बिठाकर वो पिछले बजट को सामने रखते हैं, उसमें अल्फाज का कोई धंधा करते हैं, कोई हिंसे इधर कर देते हैं, कोई हिंसे इधर कर देते हैं, और इस तरह वो बजट तैयार करके पेश कर देते हैं। और आपने देखा जब मंजूर होता है अपोजिशन लड़ भिड़ के बाइकाट कर जाती है, वो तयशुदा होता है, हम बाइकाट कर जाएंगे, तुम पीछे से मंजूर कर लेना, वो मंजूर कर लेते हैं और ये धंधा चलता रहता है। का बहुत बड़ा इशू बनाते हैं कि हमने इतने अरब डॉलर, इतने अरब रुपए पंजाब में रख दिए हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह वफाकी बजट में कहते हैं हमने पहले से इतने ज़्यादा रख दिए, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है? डेवलपमेंट का बजट चाहिए तो ये कि वो नीचे जो लोग मसलन बल्दियाती इदारे हैं, वो बजट डेवलपमेंट का वहाँ तक पहुँचना चाहिए ना, वहाँ पर पहुँचेगा, आगे जो नुमाइंदे बैठे होंगे वो उस पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो पंजाब का बजट है वो सूबाई मेंबर जो भी है उसको जी आज 2 अरब मिल गए हैं, MNA को 3 अरब मिल गए हैं। वो आगे जिस भी महकमे को देते हैं पहले तो 10% या 6% जो भी उनका तयशुदा है, ये चेयरमैन साहब को ज़्यादा पता होगा, कि वो ले लेते हैं, उनसे ले लेते हैं पहले ही, फिर 2-4 ठेके भी रुकवा देते हैं कि ये हमारे बंदे लेंगे। उसके बाद चल सो चल है, वो जहाँ जिस भी इंतज़ामिया को वो मिलता है वहाँ कैसे कोई SDO बैठा हुआ है, कोई ओवरसीयर बैठा हुआ है, कोई कौन बैठा हुआ है, उनके परसेंटेज अलग होते हैं। मतलब ये है कि 100 रुपये का काम जो है ये वो 30 रुपये में 35 रुपये में होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगते पैसे, और 65 रुपये उसमें से गायब हो जाते हैं। तो ये आवाम तक बजट का हाल है। ये बजट 100 रुपये का बजट जो है वो 35 तक आवाम की गलियों नालियों तक पहुंचता है, वो भी आवाम की गलियों नालियों तक पहुंचता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बजट कितना कुछ हमारे आवाम तक मुफीद है। बजट बनाने वाले जो हैं उनको पता ही नहीं है कि मसाइल क्या है, क्योंकि वो जहाँ बैठे हुए हैं वो ना बाज़ार में सब्ज़ी लेने गए, ना वो गोश्त लेने गए, ना उनको पानी का मसला है, ना उनको बिजली का मसला है, ना उनका गैस का मसला है। वो अपने उस माहौल में बैठे हुए अपनी तनख्वाहें देखकर उसके मुताबिक बजट बनाते हैं। अगर उनसे कोई कहे ना कि ये 18,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह है, इसका आप बजट बना दें, तो कैसे बना सकते हैं? 18,000 रुपये महीना कोई आदमी इस रह सकता है आज के माहौल में? कम से कम 1 लाख रुपया इनकम हो तो उस सूरत में खैच तान के कोई आदमी जिसके 4 बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, किराए के मकान में भी रहता है, गैस भी जलाता है, बिजली भी जलाता है, तो वो मुश्किल से पूरे करेगा। ये तो जो बजट बनाने वाले ये तो 15-15, 10-10, 5-5 लाख से नीचे तनख्वाह लेने वाले नहीं हैं, तो उनको क्या है? ये ऐसा दिन था कि तमाम लोगों की मसरूफियात आज से ज़्यादा हैं, तो मैं किसी तमीद के बगैर जनाब चेयरमैन बल्दिया नासिर महमूद शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इदारे ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, कोई माहिर माशियात भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने तईं 2-2.5 साल एक इदारा चलाया। उसके हवाले से मुझे बजट के हवाले से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जिस बात की निशानदेही और जिस मसले को CPDI उजागर करने जा रही है, इस मसले का हमारे मुल्क की माशी तबाही में बहुत बड़ा हाथ है। जब आप कोई मकान खड़ा करते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और अगर नीचे से उसकी बुनियाद ही टेढ़ी है,
आप उसके ऊपर जो मर्जी मार्बल लगा लें, जो कुछ कर लें, लेकिन वो देखने वाले को भी और इस्तेमाल करने वाले को भी हर जगह पर इस बात की निशानदेही ज़रूर करेगी कि नीचे से इसकी बुनियाद टेढ़ी है, लिहाजा बिल्डिंग टेढ़ी है, और वो कभी भी सरवाइव नहीं करेगी। बिल्कुल सेम हमारे मुल्क में मईशत बदकिस्मती से 70 सालों से इसी तरह चलाई जा रही, और उसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो हमारे माशियात बैठे होते हैं, मैंने खुद देखा है, एक इदारे के बजट 3 साल बनवाया मैंने, पिछले फिगर्स को उठाकर उनमें रद्दोबदल करके और चंद महकमों की डिमांड्स को मद्देनजर रख के और आने वाली किस्तों और कर्जों के शेड्यूल को मद्देनजर रख के एक अल्फाज का गोरख धंधा बनाकर तरतीब दे दिया जाता है। नतीजा यह निकलता है उसका कि हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर सकते। अगर ये एक लोगों को इसमें शामिल करके, डिपार्टमेंट्स के हेड्स को शामिल करके, अवाम को शामिल करके और सही फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड बजट बनाए जाएं, न सिर्फ वफाक के, सूबों के, बल्दियात के और किसी भी इदारे के, तो फिर शायद माशी तबाही का ये हाल ना होता। बजट इस तरह बनते हैं कि एक बहुत अहम महकमा इस मुल्क का, जिसका काम आपकी एक कॉल पर रिस्पॉन्ड करना होता है, उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते उस महकमे के पास। आपका पंजाब का बजट बनता है, आपके थानों में अगर खुद SHOs उसको मेंटेन न करें तो वो जो हैं वो उस थाने को नहीं चला सकता। वजह यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कैपेसिटी उन चीज़ों को मद्देनजर ही नहीं। ये बहुत छोटी बात है वफाक और सूबों में इतनी। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक महकमे को आप अगर इन्वॉल्व करते, आपको पता होता आप क्या बातें कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपका अभी तक मुल्क की आबादी डिसाइड नहीं हुई, आपकी जो मर्दमशुमारी होती नहीं, उस पे इख्तलाफात मौजूद हैं। तो जब मुल्कों में देखें, अब आने वाले वक्तों में कोई एटॉमिक वॉर नहीं होनी, कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होनी। अब दुनिया ने जंग लड़नी है और एक दूसरे को अगर कौमों ने ज़ेर करना है तो वो इकोनॉमी के ज़रिए। और बदकिस्मती से जहां हमारी इस मुल्क की दीगर बदकिस्मतियां हैं, वहां एक बदकिस्मती इस मुल्क की ये भी शामिल है कि इस पे हमने सोचा ही नहीं। हर आने वाला दौर जो है वो अपने, अब मैं क्या कहूं, जहां जहां हम नौकरियां करके आते हैं और इंडक्ट किए जाते हैं बदकिस्मती से। इस वर्ल्ड जो सिनेरियो है, वहां के लोग और आलमी माशियाती इदारों के लोग हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंडक्ट किए जाते हैं और वो चलाते हैं। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि हमारे अवाम की क्या डिमांड है, हमने लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है, हमारा एजुकेशन के सेक्टर में क्या डिमांड्स हैं, हमारी बलोचिस्तान की जो अवाम है उसकी प्रायोरिटीज, उसकी डिमांड्स कुछ और हैं, हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और डिमांड्स और हैं। हमें ये सारी चीजें अब डिसाइड करनी पड़ेंगी अगर हमने इस तबाही से निकलना है,
तो हमें सबसे पहले अपने माशी इशारे ठीक करने पड़ेंगे, जो बदकिस्मती से अभी तक नहीं हुए, कि हम ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, हम लोगों को नहीं शामिल करते, हम इदारों को नहीं शामिल करते, हम इदारों से उनकी डिमांड्स नहीं लेते, हम आने वाले एक्सपेंसेस को फोर्स ही नहीं करते। ये माहिर माशियात ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी कैपेबिलिटी हो टू सी बिहाइंड द वॉल, जिसको दीवार के पीछे देखने की सलाहियत होगी, वो ये देखेगा और अनसीन चीजों को फोर्स ही करेगा। वो बंदा, जब एक बंदा पेड होगा ऑलरेडी किसी इदारे का और एक मखसूस एजेंडे के तहत भेजा जाएगा, वो क्या करेगा? ये बजट गवर्नमेंट पेश कर रही है। अगर देखा जाए तो ये बजट गवर्नमेंट नहीं, अमेरिका पेश कर रहा है। और हमेशा से ये बजट, लिखे हुए बजट आते हैं और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको हम मुंतखब करके वहाँ भेजते हैं, वो उस पर आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। मैं अभी ये बुकलेट पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि मैंने 8 या 9 दरखास्तें भेजी बजट के हवाले से, मालूमात ली, और उसमें से 9 में से 0 किसी में मालूमात फराम नहीं की गई। तो ये एक ऐसी बातें हैं कि ये बजट जो अभी भी आ रहा है, जो खुद साख्ता सा बजट है, ये हमारे मुल्क के लिए जितना नुकसान अभी इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, उससे डबल नहीं ट्रिपल और होगा। महंगाई में इजाफा होगा। पहले पाकिस्तानी अवाम को दीवार के साथ बिल्कुल दरूक दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि इस बजट के बाद जो बची कुछ कसर रहती थी वो भी निकल जाएगी। बहरहाल इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं जितनी मजम्मत करूँ कम है, क्योंकि ये बजट अवामी बजट नहीं है, ये बजट IMF का बजट है, ये बजट अमेरिका का बजट है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की, वो इस तरफ तवज्जो दिलाने ही नहीं देते, क्योंकि हमें जो IMF की तरफ से जो चीज़ पेश की जाती है मनोहन, हमें उसकी तरफ सेम वही पोजीशन में हमें बजट पास करना होता है। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इस अवामी जो इश्यूज़ हैं इनकी तरफ ये चीज़ कराई जाए। बजट की तैयारी के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत की जाए, उनको एतमाद में लिया जाए और ऐसा बजट बनाया जाए जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। अगर हम अपने माशरे में सादगी इख्तियार करेंगे तो उतना हम आसान रहेंगे। अगर हम ज़मीन पे बैठ के खा लेंगे तो हमारी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम अपनी जेब के मुताबिक गुजारा कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सरकार का कि सबसे अच्छी शादी वो है जो कि इंतहाई सादगी से की जाए। लेकिन आप खुद बताएं ज़रा, क्या हम सादगी से शादियाँ करते हैं? कोई है ऐसा हम में से? तो फिर कसूरवार तो हम है ना, फिर हुकूमत को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? अखराजात तो हम करते हैं अपनी, मतलब हमने अगर जहाँ में पता है कि हम 10 रुपये खर्चा कर सकते हैं वहाँ हम 20 रुपये कर देते हैं, तो फिर हम कहते हैं हुकूमत अब हमें 10 रुपये हमें अब हुकूमत और दे। देखें, पेट्रोल महंगा तो गाड़ियाँ कम इस्तेमाल कर लें ना, पैदल चल लें, इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर लें। कहाँ से ये आपको कौम गरीब लगती है कहीं से? क्या इस्लामाबाद में गरीब लोग बसते हैं? कराची लाहौर में गरीब लोग बसते हैं? क्या ये इतनी बड़ी सोसाइटीज़ जो आसपास पाकिस्तान हमारे अटक शहर में बन चुकी हैं, क्या ये गरीब लोगों की हैं? देखें, ये बातें करना छोड़ दें। 63,000 कनाल ज़मीन थी, अराजी ज़मीन थी जो कि काश्त रकबे में थी अटक के। ज़रा जाके चेक करें रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी सोसाइटियों के नज़र होगी है। तो ज़राअत का बेड़ा गर्क हुआ है, तो ज़राअत के साथ कितना बेड़ा गर्क हो चुका है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी मुल्क की माशी हालत बेहतर करना चाहते हैं तो सड़कें बनाएं। आप देखें, सड़कें बनेंगी तो हर चीज़ इम्प्रूव करेगी। हुकूमत को हर चीज़ का इल्ज़ाम देना छोड़ दें। अच्छाई आपके अपने तरफ से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। अपने आप को ठीक करें, ज़मीन पे बैठ के खा लें,
आप यकीन करें आपकी इतनी बचत होगी आप सोच नहीं सकते। वही बचत आपके काम आएगी। अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो मामलात चलेंगे। बजट की जहाँ तक बात है, बजट जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत के साथ मिल के बनाना चाहिए, तो वो बजट जो है अवामी बजट होगा। वरना आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर जिस तरह हम शाह खर्च कौम है, आप सोच नहीं सकते। ये कौम आपको गरीब लगती है? अटक शहर में 8,500 रिक्शे हैं। इस शहर में 8,500 रिक्शे हैं। आप सोच लें, आप क्या आप इधर चले, मेरे साथ अभी चलें, इधर चलते हैं बाजार में, पैदल चल सकते हैं? कितनी गाड़ियां नजर आएंगी आपको? ये कौम आपको कहीं से गरीब लगती है? इस तरह बात मत करें। अपने अखराजात कंट्रोल करें, बजट खुद ब खुद कंट्रोल होगा और आपके बजट के मुताबिक होगा, आपकी जेब के मुताबिक होगा। हुकूमत को मशवरा दें कि वो भी अपने अखराजात कंट्रोल करें। ईरानी सदर जमीन पे बैठ के फ्रांस के सदर के साथ खाना खा सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसराइल की वज़ीर आज़म अपनी किचन के टेबल पे एक कप कॉफी के साथ $20 अरब का मुआहदा कर सकती है, तो कोई फर्क नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कि हम लोग ही अपने आप, हमारी जिंदगियों की आप देख लेना, हम कितनी अय्याशियां करते हैं। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम का आप उसवा हसना पढ़ें। हम मसला हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम इश्क रसूल तो अपनाते हैं, हम अंदाज़े रसूल नहीं अपनाते। ओ भाई, अंदाज़े रसूल अपनाएंगे तो आप कामयाब होंगे ना। जमीन पे बैठ के खाएं, सादा खाएं, कुछ नहीं होता। लेकिन हमने शादी में 6 लाख डिशेस जो लगानी है, फिर हम हुकूमत को कहें जी कि नहीं जी हुकूमत हमें अब दे। नहीं, ये ना करें। अपने अखराजात कम करें। जहां ₹5 खर्च होते हैं वहां ₹2.5 करें, जहां ₹10 खर्च होते हैं वहां ₹5 करें, तो आपके मामलात चलेंगे। वरना मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सेमिनार 50 करा दे 1 महीने में, मैं भी शामिल होऊंगा, कुछ नहीं होता। 1947 हम बोल ही रहे हैं ना, 1947 से बोल ही रहे हैं ना, कोई फायदा हुआ है? कितनी एनजीओज बोल चुकी हैं, कितने सेमिनार हो चुके हैं। सेमिनार्स, मीडिया, ये वो छोड़ें आप इन चीजों को, ठीक है। इन चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, अमल करें। क्या था, हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास एक आए बुजुर्ग, उन्होंने कहा मैं फलानी जगह तबलीग के लिए जा रहा हूं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि जा रहे हो तबलीग के लिए, कोशिश करो कि वहां तुम्हें अपनी जबान का इस्तेमाल ना करना पड़े। किससे साबित करना है? अमल से, ठीक है। इंग्लैंड का जो वज़ीर आज़म है वो 3 कमरों के घर में रहता है। हम क्या करें? हमारा अपना ज़हन जो शान है, हम कहते हैं हम तो बड़ी चीज है। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी मुलाहिजा करें जिस वक़्त फ़तह मक्का हुई थी, पता चल जाएगा आपको आजी और सादगी कहते किसे हैं। तो बराए मेहरबानी अमल करें, सेमिनार्स होते रहेंगे, अमल करेंगे तो मुल्क की माशी हालत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपनी जेब को थोड़ा सा तंग करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका। अगर इस बजट को देखें तो एक आपके साथ कत्लेआम हुआ जुलाई में, और अब जो रही सही जो कसर बाकी थी वो रही सही कसर अब इंशाअल्लाह वो आज पूरी हो जाएगी। आवाम की हालत तो ये, अगर हर आदमी अपने अपने पैराए में अपने अपने सारे बजट को, अपने घर की सूरत हाल को या अपने कारोबार की सूरत हाल को देखे ना, तो बड़ी आराम से वो तजिया कर सकता है कि मैं अगर अपने खाली बिजली के बिल को अगर गौर से देखूँ ना, तो मेरा बिजली का बिल मेरे कारोबार का 12,000 रुपये का टोटल मेरा बिल है। 12,000 रुपये के बिल पर अगर मैं 33,000 रुपये बिल सरकार को दे रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अमेरिकन लोग या वेस्टर्न लोग जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं, अपने कारोबार से एक बहुत बड़ा शेयर देते हैं गवर्नमेंट को, तो इसकी वजह से उनके मुल्क चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा शेयर, कहीं ज़्यादा बड़ा शेयर हम दे रहे हैं।
हाँ, बात यह है कि जो आदमी फंस गया इनके आगे, चढ़ गया इनके आगे, एक मरतबा इनके आठे चढ़ गया, तो वो निकलना उसका बड़ा मुश्किल है। वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो EOBI को भी पेमेंट कर रहा है, वो सिक्योरिटी वालों को भी पेमेंट कर रहा है, वो फिर थाना कचहरी को भी पेमेंट कर रहा है। हर तरह की पेमेंटों के बावजूद अगर उसके सारे, अगर उसकी बजट की सूरत हाल को देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी सूरत हाल ये बन जाती है बजट की कि शायद हो सकता है वो 30% भी लेके नहीं जाता और 70% गवर्नमेंट को खाते में चला जाता है। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ किसी कारोबारी की नहीं हो सकती गवर्नमेंट के लिए। अगर आप सूरत हाल देखें, इससे यहाँ की सूरत हाल पिछले गवर्नमेंट में देखें और आज की गवर्नमेंट में देखें, तो पहले जो कर्ज था वो 18,930 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कर्ज था पाकिस्तान पर। और आज जब सूरत हाल है, सिर्फ 3 साल इस गवर्नमेंट ने गुजारे और ये कर्ज 36,322 अगर ये बिलियन पाकिस्तानी रुपए में बन जाता है तो ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू बी डबल। जब ये इतना बड़ा कर्ज आपने उठा लिया तो क्या ये इस कौम से ये बरीजुमा हो सकेगी? इसका एक एक फर्द जो है वो कर्ज में डूब चुका है। अब ये बताएं कि ये इस पैसे को कैसे पूरा किया जाएगा? उसका यही तरीकाकार होगा कि जब आपके गैस के बिल आ रहे होंगे, पता लगेगा जी फ्यूल एडजस्टमेंट में जो है, अगर किसी कारोबारी का 50,000 या 60,000 बिल आ रहा है तो 1,20,000 उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट डाल रही है। अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली में डाल रही है तो वो भी पता लगा जी वो तो 70% फ्यूल एडजस्टमेंट है, 25-30% उसका बिल है। इन तमाम सूरत हाल को देखें तो आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। और GDP की अगर सूरत हाल देखें तो GDP जो ग्रॉस डेवलपमेंट होती है, ये रेशो एक तरह की परसेंटेज में आती है। जब इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो GDP उस वक्त 4.68 था और आज सूरत हाल ये है कि GDP की सूरत हाल सिर्फ 3 साल गुजारे, अभी 2 साल अगर और मिल गए तो सुभान अल्लाह, मेरा ख्याल है ये माइनस में चला जाएगा। 1.8 है इस वक्त GDP की सूरत हाल। तो क्या ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट देखें किस हद तक बढ़ गया है। जब इन्फ्लेशन रेट था 5.1 पे, जब इन्होंने टेक ओवर किया, आज इन्फ्लेशन रेट जो है परसेंटेज में वो 8.5 पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हर चीज़, जिस चीज़ को बढ़ना है वो घट रही है और जिस चीज़ को घटना है वो बढ़ रही है। तो आप मुझे बताएं कि क्या बरीजुमा हो सकते हैं? ये कौम तरक्की कर सकती है? किसी भी सूरत में आप इसका पैसे ही पूरा नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं कि IMF से आप जान छुड़ा लेंगे, बजट इज टोटली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ IMF। जो आपको वो दे देंगे, जो प्रोटोकॉल आपको देंगे कि आपने ऐसा करना है, ऐसा ही होगा। आज आप डॉलर से डर रहे हैं, ये आप मार्च में देखेंगे मे बी मेरा ख्याल है कि अगर ना हुआ तो अगले बजट तक जो है ये आपका डॉलर 100% जो है ये 200 पे चला जाएगा डॉलर। जब ये सूरत हाल होगी, आप दुनिया की मईशत से जैसे कंपेयर करते हैं और पर्टिकुलरली हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया की सूरत हाल ये है। यार इंडिया के रुपए की हालत भी तो देखो, बांग्लादेश के रुपए की हालत भी तो देखो। अगर वहाँ पे पेट्रोल की यही रेट जा रहा है, अगर हम 178-180 रुपये का ले रहे हैं, अगर वहाँ पे 190 रुपये का मिल रहा है तो उसकी रुपये की हालत भी तो देखो, बांग्लादेश के रुपये की हालत देखो, इंडिया के रुपये की हालत देखो। आपका रुपये कहाँ से कहाँ चलता चला जा रहा है, आपकी परचेजिंग पावर तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि इस सूरत हाल में कोई अच्छे बजट की आप तवक्को कर ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जब आपके यहाँ प्लान है ही नहीं। आपकी हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके मुल्क में इसका फुकदान है। जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, गरीब तर होता चला जाएगा और अमीर शायद हो सकता है कि अमीर तर अगर ना हो तो कम अज़ कम वो गुजारा करता रहेगा। तो जब गरीब तर होता जाएगा, मरता चला जाएगा, आप कैसे तवक्को करेंगे? जब गरीबों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर गवर्नमेंट तो क्या किसी इंसान के बस में भी नहीं होगा कि उसको कंट्रोल कर सके। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्लानिंग जो है, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और इसमें बजट को बनाते वक्त, फार्मूलेट करते वक्त गरीब लोगों के भी जो है, मिडिल क्लास लोगों के, अपर क्लास लोगों के नज़रियात को सामने रखा जाए, उनकी सूरत हाल, उनकी माशी सूरत हाल को सामने रखा जाए और फिर इकोनॉमिस्ट भी इसमें शामिल हों, पॉलिटिशियन भी शामिल हों। हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जब तक ये एक बजट नहीं बनाएंगे डिस्कशन में नहीं आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वमा अलैना इल्लल बलाग। सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अंजुमन ताजरान पंजाब और सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान अटक शहर ज़िला अटक जनाब राशिद रहमान ख़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख़ाल फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1963 की जो पोजीशन थी उसमें हमने जर्मनी को लोन दिया था, जो आज के हिसाब से बिलियंस और ट्रिलियंस में बन जाता है। जैसे शहजाद नियाज़ साहब ने लियाकत अली ख़ान का बताया, मुबशर साहब का बताया, ग्रेजुअली हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। 1998 में हमारा जो फूड स्टफ था वो हम मोर देन 80% अपने मुल्क से ले रहे थे। इस वक्त हम मोर देन 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं।
राना साहब ने डॉलर की बात की कि बढ़ता है तो डेफिनेट बढ़ेगा, क्योंकि हम ख़रीदारी डॉलर्स में करते हैं, रुपीज़ में नहीं करते। इसी तरह मेजर असगर साहब ने भी कहा। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो मुल्क की तमाम अशिया अगर इस हॉल के अंदर देखें, मैं अपने ड्रेस में देखूं, आप अपने ड्रेस में देखें, तो मेरे ख्याल में पाक मेड बहुत कम चीज़ें होंगी। तो वो तो एक डेफिनेट है कि वो एक्सेस नहीं हो रही है और आम बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि बजट किस तरह बनना चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरह मुकर्रीन ने बात की तो उसमें एट द एंड में आपको उसका सलूशन भी बता दूंगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने देखी हैं, एक तरक्की याफ्ता ममालिक को आप देख लें अगर, तो उनके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं हमारे लिए इस मीडिया के दौर में, इस इतने जदीद तरीन दौर में कोई मुश्किल नहीं है किसी की पॉलिसी को एकदम उठाना और उसको अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ब्यूटीफाई करना, बल्कि किसी को उठाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि हमारी कॉटन की इंडस्ट्री गई, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से क्रैश किया गया। इसी तरह हमारी सियालकोट की जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी उसको भी क्रैश किया गया कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बिजली महंगी हो गई, लोड शेडिंग हो गई, दिस एंड दैट, जिस वजह से इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल हैं। ये एक जिस तरह शेख नासिर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि 70 साल से उन्होंने किसी एक दौर की बात नहीं की, तो मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि इसको ग्रेजुअली गिराया जा रहा है। आपके मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पर है, ठीक है, कलमे के नाम पर है, मुसलमानों का मुल्क है। इसमें अक़लियतों को सबको जिस तरह जो तरीक़ाकार है हमारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मुताबिक सबको राइट्स भी देने हमने। अब मैं इसके सलूशन की तरफ बात करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे मसला उठा कि यार एक आम आदमी की आमदनी कितनी होनी चाहिए। देखिए ना, जब आप बजट बनाएंगे तो आपने अपनी आवाम को मद्देनज़र रखना है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में क्या चीज़ है। तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं जो बात करूँगा उससे आप देख लें कि उनकी जो इनकम है पर कैपिटा या फी का एक पर्सन की वो क्या बन रही है, उस वक्त के फार्मूले के हिसाब से बन रही है या पाकिस्तान के फार्मूले के हिसाब से बन रही है। तो बैठ गई मजलिस आमला, बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और बहुत गौर व गौस के बाद एक फार्मूला तय किया गया। उस फार्मूले को आज 1450 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वो तो परफेक्ट है। तो मुझे तो ये उम्मीद है ये तो ता क़यामत यही फार्मूला परफेक्ट होगा। हमें तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तरक्की याफ्ता मुल्क को देखने की। फार्मूला क्या तय हुआ जी? वो ये हुआ कि सिक्का राइजुल वक्त बराबर 1 तोला सोने की कीमत फी कस आमदनी होनी चाहिए। आज 1,25,000 अगर सोना है, एक बंदे की आमदनी कर दें, बजट आप बनाएं जैसे मर्जी बनाते हैं, सब निज़ाम चलेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो नदीम रज़ा साहब बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बाकी जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है NAD, इन्होंने ये जो सेमिनार मुनक़िद किया है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बजट, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी। इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये वाकई ये अगर एक हफ़्ता पहले या 1 महीना पहले अगर हो जाता तो ये जितनी भी हमारी तजावीज़ हैं या सजेशंस हैं ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाती हैं। मतलब एज़ फार एज द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कंसर्न, मैं चूँकि आई एम फार्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फिर जो नेशनल चैम्बर है मैं उसमें भी हूँ। दरअसल बहुत सारी स्पीचेस हो गई हैं, मैं प्रिसाइजली ये बात करूँगा कि अगर बजट अनाउंस हो चुका जुलाई के अंदर तो इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं थी कि मिनी बजट को अभी लॉन्च करने की। और अभी जो मिनी बजट हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं इसमें रिगार्डिंग ऑल दीज अदर थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा जो स्टेट बैंक है उसकी ऑटोनॉमी के बारे में है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या लोगों के जो शकूक व शुबात हैं वो उनको ज़रूर मलूज़ खातिर रखा जाए, क्योंकि वो कौमी सलामती से मतलब वो सारी चीज़ें हैं। और उसमें जितना भी रेवेन्यू है एक मुल्क को चलाने के लिए वो हमारा जो रेगुलेटर है उसको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट करना जो है वो किस कदर
वो ख़तरनाक हो सकता है या पाकिस्तान के हक़ में है। मैं ये कवर करके बात कर रहा हूँ सो दैट ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें ये अच्छी तरह एहसास होना चाहिए कि हमारी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है और वो उसी किस्म के डिसीजन उन लोगों को करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।